तो शुरू करें। तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज करना है डिमांड चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंस बिटवीन, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक एक करके समझेंगे हम कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले दो तीन टर्म्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। जस्ट फॉर द सेक कि हम इसका यहां इस्तेमाल करेंगे, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आपके लिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन होगा। प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब आपका प्राइस फॉल करेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड राइज करेगा, प्राइस आपका राइज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगा। ठीक है, और इस चीज को यानी कि प्राइस के फॉल होने से जब आपका क्वांटिटी डिमांड राइज करेगा तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड। और जब आपका प्राइस में राइज करने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगा तो इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है बच्चे, तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड ने हमको क्या बताया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। जब प्राइस फॉल होगा और क्वांटिटी राइज होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे। ठीक है, और जब प्राइस आपका राइज होगा, क्वांटिटी डिमांड फॉल होगा, तो उस समय हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। होप सो यहां तक क्लियर है। चलो, अब अगर एक और बात कहूं, ये तो हो गया प्राइस का लॉ ऑफ डिमांड। मैं इसको ऐसे भी आपके लिए लिख देता हूं, इट्स रिलेटेड टू प्राइस। रिलेटेड टू प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, यानी खुद के प्राइस से रिलेट करता है ये। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अदर फैक्टर भी होंगे। अदर फैक्टर, यहां पे अदर फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने कहा देखो, अदर फैक्टर में आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स हमको यहां पे देखने को मिलेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इनके प्राइस के साथ गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, यानी कि कॉमोडिटी परचेज का कैसा रिलेशन होता है। कॉमोडिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स आते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़े थोड़े करके। तो ये सारे हमारे लिए एक छोटा सा क्या हो गया? रिकैप हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं और फिर मैं यहां बोलूंगा कि भाई दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? एक तरफ बच्चे बोलेंगे चेंज इन डिमांड, और दूसरी तरफ बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है समझो। पहला हम देखते हैं डेफिनेशन। ये कहता है
कि चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू change in demand occurs due to change in factor other than price. ठीक है, समझो जरा. जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया कि देखो डिमांड में तीन बातें हो सकती हैं: प्राइस का चेंज, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज, और रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड अदर फैक्टर. ठीक है, तो चेंज इन डिमांड कब कहेंगे? जब ये प्राइस में चेंज नहीं होगा, इन फैक्टर्स की वजह से जब हमारे डिमांड में कोई चेंज आएगा तो हम उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड. ठीक है, चलो, तो कहता है कि other than price, that is first change in price of related goods. दूसरा आप क्या कहोगे? चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. हम सब कुछ डिटेल में लिख के देंगे ताकि हमारा जो एग्जामिनर है बच्चे, उसके पास कोई स्कोप नहीं हो कि वो नंबर काट सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास? चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया. अदर फैक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, और क्या हो सकता है? सीजनल फैक्टर है, चेंज इन एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, सीजनल फैक्टर एंड सो ऑन. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इस तरह लिखने बैठोगे तो लिखते ही रह जाओगे. हमको 2-3 फैक्टर लिख के दिखाना होता है. और ध्यान देना है कि यहां पे प्राइस एज अ फैक्टर नहीं होगा. क्लियर? यहां पे क्या कहता है? यहां पे कहता है कि इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ. यानी कि खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड में, यानी कि डिमांड में चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे. तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है? लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जब चेंज इन डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से होगा, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को जब वो फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब अगर हम इसमें बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं देखो यहां पे अदर फैक्टर वर्क कर रहा है तो हम प्राइस को क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे. प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पे क्या होगा? यहां पे पॉइंट नंबर 2 में आप लिखोगे अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है बच्चे, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट के लिए ना हायर क्लास में जब जाओगे आप तो एक वर्ड यूज किया जाता है सेटेरियस पैरेबस. इसका मतलब होता है एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर मुझे ये सब नहीं लिखना तो हम डायरेक्टली दोनों तरफ क्या लिख देंगे? सेटेरियस पैरेबस. इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस के वजह से चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा. इसकी वजह से, इनकी वजह से चेंज होगा, अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे. यानी कि यहां पे अदर फैक्टर क्या है? प्राइस है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि इट इज कॉल्ड चेंज इंक्रीज इन डिमांड. इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. यानी कि जब चेंज होगा तो आइदर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है. डिक्रीज इन डिमांड.
यहां पे क्या कहोगे, यहां पे कहोगे इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट साइमल्टेनियसली हम यहां पे दे सकते हैं एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले लिखा प्राइस, और आपको पता है कि यहां पे प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। मैंने कहा 5 है, 5 है। इसकी वजह से मेरे क्वांटिटी में चेंज हुआ, अगर इंक्रीज होगा तो 5 से 10 हो जाएगा। प्राइस मेरा कितना है, 5 है, 5 है, और अगर डिक्रीज हुआ तो 10 से 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है एकदम सब कुछ। अगर इसी चीज को मैं डायग्राम पे दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं यहां दिखाऊंगा बच्चे प्राइस और यहां दिखाऊंगा क्वांटिटी। ये मेरा इनिशियल डिमांड कर्व होगा, ये मेरी इनिशियल प्राइस होगी। प्राइस में कोई चेंज नहीं होना, लेकिन मेरा डिमांड क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन मेरा डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ गया किसी भी वजह से, हमको नहीं पता वो वजह क्या थी, बस क्या पता था हमको कि भाई डिमांड बढ़ चुका है अब, और डिमांड बढ़ चुका है मतलब ये मेरा Q1 रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट फैक्टर्स प्रिवेल्स हियर, बट मेरा डिमांड बढ़ गया। अब इस डिमांड के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते थे, भाई बहुत सारे कारण हमने लिखा। या तो हो सकता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज हुआ हो, उसके वजह से डिमांड बढ़ गया मेरा, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज हुआ हो, इसके वजह से डिमांड बढ़ गया मेरा, या फिर इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया हो सकता है सीजनल फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है प्राइस में चेंज। ये बात क्लियर हो गया। तो यहां पे आप पहले आपका क्वांटिटी डिमांड ये था, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस आपका P रहेगा। सिमिलरली अब आपका डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी कम करके देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को बोलोगे सर जी 1 सेकेंड रुको, मैं भी लिख के दे देता हूं। यहां पे आप दिखाओगे क्वांटिटी, यहां पे आप दिखाओगे प्राइस। ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, इस इनिशियल डिमांड कर्व के इस इनिशियल प्राइस है ये, और इस प्राइस पे आप देख पाओगे ये जो आपका, हाँ अब ठीक बात, इनिशियल प्राइस है। अब इनिशियल प्राइस P पे आप क्वांटिटी, आपका जो डिमांड है वो कितना है, Q है। सडनली मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट मेरा डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो डिमांड मेरा फॉल हो गया। अब इस फॉल इन डिमांड पे मुझे नया क्वांटिटी मिला, आई कैन कॉल इट Q1, या पिछले में Q2 बोला है तो मैं Q2 ही बोल देता हूं, आई कैन कॉल इट Q2। ठीक है, प्राइस पे इनिशियल मेरा कितना था, Q1 था, और फिर चेंज हुआ, चेंज होके कितना हो गया, Q2 हो गया, और इसमें क्या हुआ, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ या फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे आपका क्या कहता है पॉइंट नंबर 4 में कि आपके पास बच्चे प्राइस है और क्वांटिटी है। यहां प्राइस कांस्टेंट है क्या, नहीं, यहां प्राइस में चेंज होगा। 5 से 10 हुआ तो जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड फॉल कर जाएगा, 10 to 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका प्राइस 10 से 5 हुआ यानी कि 10 to 5 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका फॉल कर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है। अब आप देखो ये मेरा क्या है, यहां मैं दिखाऊंगा क्वांटिटी और यहां दिखाऊंगा मैं प्राइस। ठीक है, आप इसको पॉइंट नंबर 5 कह सकते हो। वेट अ मिनट, this is 4, this is 5, this is 4, this is 5। ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, ये आपका इनिशियल प्राइस है,
ये इनिशियल क्वांटिटी है Q1। तो P1 पे आपका Q1 डिमांड है। अब क्या हुआ कि प्राइस आपका बढ़ गया है, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्राइस को अब यहां से क्या कर दो, बढ़ा दो। प्राइस को क्या कर दो बच्चे, बढ़ा दो। जब मैंने प्राइस को बढ़ाया, P2 किया, तो मैंने देखा मेरा क्वांटिटी फॉल होके Q2 हो गया और मैं इस पॉइंट से मूव कर गया अपवर्ड। ठीक है, और इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जब आप अपवर्ड मूवमेंट करते हो ऑन सेम डिमांड कर्व। अब देखो दूसरे में क्या है आपके पास, ये आपका कमोडिटी स्पेस है, क्वांटिटी, प्राइस, ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व था, आई कैन कॉल इट डी। इस इनिशियल डिमांड कर्व पे ये मेरा इनिशियल प्राइस था, इस इनिशियल प्राइस पे ये मेरा क्वांटिटी डिमांड था। सडनली किसी वजह से क्या हुआ कि मेरा प्राइस फॉल हो गया, आई डोंट नो वजह क्या थी, बट मेरा प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया। जैसे ही मेरा प्राइस P2 पे आया फ्रॉम P1, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, Q2 हो गया, और मैं इस पॉइंट से मूव कर गया इस पॉइंट पे, मेरा क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन के केस में सेम डिमांड कर्व पे हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर आपका डिमांड कर्व या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमको जब भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ ले, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यू हैव टू राइट दिस। जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखा गया है उसी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट में आप डेफिनेशन दोगे, चेंज का रीजन दोगे, डेफिनेशन दोगे। क्योंकि यहां पे कोई रीजन नहीं है तो हम स्पेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना होता है, तो दूसरे में हम अपना दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से करके 4 या 5 पॉइंट बना के देंगे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। सिमिलरली एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे हमने 2 टर्म यूज किया है। यहां देखो, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। यहां पे हमने कहा एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो नेक्स्ट में जब आप मूव करोगे, क्या करोगे, नेक्स्ट में जब आप मूव करोगे तो यू हैव टू राइट सम डिफरेंसेस ऑन लाइक एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा आपका यहां से सेम तरह से डिफरेंसेस में पूछ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो 2 आपके ये डिफरेंसेस हो गए, एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसमें ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको इसी वाले पे समझा देता हूं एक बार और फिर आप ट्राई करना। ठीक है, यहां आ जाओ। हमने कहा कि ये इंक्रीज इन डिमांड है और ये डिक्रीज इन डिमांड है, ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, ये एक्सटेंशन इन डिमांड है। तो जब आप एक्सटेंशन इन डिमांड की बात करोगे तो इस वाले पॉइंट से जब मैं एक्सटेंशन की बात करूंगा तो डिक्रीज वाला पोर्शन हटा दूंगा, क्या लिखूंगा, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, 2 हमने यहां पे टेबल बनाए हैं, 2 में से इसको रख लूंगा, इसको मिटा दूंगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्वांटिटी फॉल हो रहा है। एंड ये डायग्राम रख लूंगा, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट में से डिक्रीज वाला सेक्शन हटा देंगे हम, ये टेबल, ये डायग्राम, इस साइड ये हो गया। इसमें क्या क्या लिखेंगे,
इसमें लिखेंगे, देखो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में रिलेटेड गुड्स हमने देखा कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कैसे चेंज होगा कि आपका डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो बच्चे इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या कहेंगे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तब हमारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज कर जाए फॉर नॉर्मल गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज करे फॉर इंफीरियर गुड्स। इस तरह से हमको यहाँ पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। ओके, अगर इस वाले साइड में आए तो इस वाले में क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और एक्सटेंशन इन डिमांड में से एक्सटेंशन इन डिमांड, क्योंकि हम क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होने वाले पार्ट को शो करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सटेंशन इन डिमांड, और ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। अब यहाँ पे मुझे इंक्रीज दिखाना है, तो फ्रॉम 5 to 10 हुआ, तो फ्रॉम 5 to 10 के लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल दिखाएंगे, ये डायग्राम दिखा देंगे, ठीक है, यानी कि हाफ एंड हाफ। ये वाला पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये वाला पार्ट आपका एक्सटेंशन हो गया। अगेन इसमें ये वाला पार्ट आपका डिक्रीज हो गया, ये वाला पार्ट इंक्रीज हो गया। यहां से थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर आप मॉडिफाई करके एक के जगह 3 क्वेश्चन कर सकते हो, और 3 ही डिफरेंस आपके इस चैप्टर के अंदर बनता है, और तीनों डिफरेंस करके जाओ, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और बढ़िया से लिख के आओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।